हेलो छात्रों, स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है। आज मैं बीए फोर्थ सेम का जो थर्ड यूनिट है 1857 की क्रांति, इसका पहला भाग हम आप अपलोड कर चुके हैं, आपने देखा भी होगा। इसके बाद जो दूसरा भाग हम इसका बता रहे हैं, 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था, 1857 की क्रांति के कारण क्या रहे और 1857 की क्रांति क्यों सफल नहीं रही, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा हम पहले ये स्वरूप पर डिस्कस कर लेते हैं कि यूरोपियन इतिहास का अपने जातिगत श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने के लिए, कहीं ना कहीं अपने औपनिवेशिक शासन की औचित्यता को सिद्ध करने के लिए ये विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। और इन विचारों में कहीं ना कहीं उनका दृष्टिकोण यह दिखाई देता है कि भारतीय लोग जो औपनिवेशिक शासन है उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, धर्मांध हैं, बर्बर हैं, ऐसी विचारधाराएं यूरोपियन इतिहासकार की रही हैं और उनके आधार पर उन्होंने इस स्वरूप को प्रदर्शित करने का कार्य किया है। थोड़ा सा जल्दी से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इतिहासकारों के क्या क्या मत रहे हैं इसके स्वरूप 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में। पहला है सीले लॉरेंस और सर सैयद अहमद। ये कहते हैं कि ये सैन्य विद्रोह है, केवल सेना के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया और सेना का ही इस पर बहुत बड़ा प्रतिभाग इन्हीं का था, इसीलिए इस 1857 की क्रांति के स्वरूप को केवल सैन्य विद्रोह कहा जाना ही उचित रहेगा, ऐसा मानना है सीले लॉरेंस और सर सैयद अहमद का। इसके अलावा एलआर रीज कहते हैं कि ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांधों का विद्रोह है, अर्थात भारतीय धर्मांध है और इन्होंने ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म विशेष के विरुद्ध, एक धर्म विशेष की सत्ता हमारे ऊपर आरोपित है और इसी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए धर्म के आधार पर इन्होंने क्या किया है, विद्रोह किया है। भारतीयों ने 1857 की क्रांति की है, ऐसा जो है स्वरूप के संबंध में एलआर रीज कहते हैं। इसके अलावा जो टीआर होम्स है वो कहते हैं कि सभ्यता और बर्बरता के बीच ये विद्रोह है, यानी कि भारतीय असभ्य हैं, बर्बर हैं और हम लोग सभ्य हैं, जो यूरोपियन लोग हैं वो सभ्य हैं और इन भारतीयों ने सभ्यता के जो संस्कार है इसके विरुद्ध जो है इन्होंने विद्रोह किया। तो ये स्वरूप जो है क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि सभ्यता और बर्बरता के विरुद्ध जो है सभ्यता और बर्बरता के बीच ये संघर्ष था, ऐसा जो है टीआर होम्स कहते हैं। जबकि अट्रम और टेलर कहते हैं कि हिंदू मुसलमानों का एक नियोजित षड्यंत्र था। इन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि हम जो है हिंदू और मुसलमान मिलकर के 1857 की क्रांति करेंगे और हम इसका नेतृत्व करेंगे, क्योंकि हमारे विरुद्ध ये धर्म, जो दूसरा धर्म है, उसके लोग हमारे ऊपर औपनिवेशिक शासन लागू कर रहे हैं और इसी कारण जो है इन्होंने विद्रोह किया। इसके अलावा बेंजामिन डिज़रायली एक बहुत बड़े व्यापक, बहुत बड़ा नाम है और ये जो अंग्रेज इतिहासकार है इनमें इनका बड़ा नाम लिया जाता है, बेंजामिन डिज़रायली। ये नेता भी, राजनेता रहे हैं। इन्होंने जो है कहा था कि नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं है कि ये सभ्यता या बर्बरता या हिंदू मुसलमानों का एक षड्यंत्र है, ऐसा नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है और इस समय पूरा राष्ट्र भारतवर्ष औपनिवेशिक शासन की शोषण विरोधी नीतियों के विरुद्ध आकर के इन्होंने क्या किया था, 1857 की क्रांति की थी, अर्थात इसको प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह कहा जाना युक्तिसंगत होगा, ऐसा मानना बेंजामिन डिज़रायली का था। जबकि बीडी सावरकर इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। इन्होंने कहा इससे पहले भारतीय लोग किसी भी विषय पर, किसी भी मुद्दे पर ऐसे एकत्रित नहीं हुए थे और उन्होंने किसी भी मुद्दे पर इससे पहले किसी भी सत्ता का विरोध नहीं किया था, ऐसा कहते हैं बीडी सावरकर। ये कहते हैं कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। जबकि आरसी मजूमदार कहते हैं कि यह ना तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और ना ही राष्ट्रीय था। इनका यह मानना है कि इससे पहले भी बहुत विद्रोह हुए हैं भारतवर्ष में, बहुत बड़ी मात्रा में। हमने इससे पहले वाली क्लास में देखा कि अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध भी विद्रोह हुए थे। 1806 का वेल्लूर हो गया, 1824 का, 1844 का, इसके अलावा 1856 का, बहुत सारे व्यापक स्तर पर विद्रोह हुए थे। इससे पहले सन्यासी विद्रोह हुआ था। तो वो ये कहते हैं कि इसको पहला विद्रोह कहा जाना युक्तिसंगत नहीं है, सही नहीं है। और वो भी ये भी कहते हैं कि ये राष्ट्रीय विद्रोह नहीं है, क्योंकि उस समय भारतवर्ष एक राष्ट्र जैसा
कुछ था नहीं, बल्कि भारत में छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था। उस पर कुछ पर अंग्रेजों का अधिकार था, कुछ पर भारतीय रजवाड़ों का अधिकार था। इसलिए इसको एक राष्ट्र के रूप में मानना और इस राष्ट्र के द्वारा विद्रोह किया जाना, यह जो है वो कहते हैं कि ऐसा नहीं था। आरसी मजूमदार का ये मानना है। ये तो थे स्वरूप के संबंध में। अब हम जो है 1857 की क्रांति क्यों हुई, इसके कारणों पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कारण रहे, और हम इन कारणों को राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सैन्य कारण और तात्कालिक कारणों में विभाजित करते हैं कि ये संभावित कारण रहे हैं जिससे 1857 की क्रांति शुरू हुई। अब हम पहले राजनीतिक कारणों में जाएंगे कि राजनीतिक कारण क्या रहे। ऐसा माना जाता है कि भारतीयों की मानसिकता मध्यकाल के समाप्त होने तक और अंग्रेजों के आगमन तक यह थी कि उन्होंने मुगलों को एक सर्वशासक के रूप में स्वीकार कर लिया था भारतीयों ने, और वो उनको अपना शासक मानते थे। लेकिन जब प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता यहां पर स्थापित हुई, तो सत्ता स्थापित होने पर इन्होंने मुगल शासकों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। डलहौजी ने तो ये तक कह दिया था कि मुगल बादशाह अब जो है लाल किले को छोड़ करके और कुतुब मीनार में जाकर के अपना निवास स्थान बनाए, उनका कोई भी अधिकार अब जो है भारत की सत्ता पर नहीं रहा, और अब जो है यह सत्ता औपनिवेशिक शासन यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गई है। ये जो है ऐसा विचार ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों का था, और इस विचार से भारतीय लोग सहमत नहीं थे, क्योंकि वो मुगल बादशाह को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे, और इनको जो है इस कारण अंग्रेजों के विरुद्ध जो है थोड़ा सा आक्रोश का भाव आना शुरू हो गया। कुछ ब्रिटिश प्रशासकों की नीतियां भी ऐसी रही कि उन्होंने भी भारतीय जनमानस के मन में आक्रोश भरा। जैसे वेलेजली की सहायक संधि। वेलेजली ने बाह्य सुरक्षा या बाह्य राज्यों से सुरक्षा के लिए भारतीय जो देशी रियासतें हैं या भारतीय रजवाड़े हैं उनसे संधि कर ली। उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी सुरक्षा करेंगे और सुरक्षा के एवज में आपको हमारी एक सैन्य टुकड़ी अपने यहाँ रखनी पड़ेगी, हमारे एक रेजिडेंट अपने दरबार में रखना पड़ेगा, और वो क्या करेगा, बाह्य आक्रमण से आपकी सुरक्षा करेगा, और इनका जो सैन्य टुकड़ी है इसका जो भी खर्च होगा, जो भी वेतन भत्ते होंगे, जो भी खर्च होगा वो आप जो रजवाड़े हैं अपने मद से देंगे। ऐसी शर्त रखी वेलेजली ने, और इसी वेलेजली की सहायक जो नीति है, जो सहायक संधि है, या कालांतर में जाकर के कई राज्यों का अधिग्रहण करने में महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई। इस कालांतर में डलहौजी भी इसी तरह की एक नीति लेके आए, जिसको हड़प की नीति यानी कि डलहौजी की राज्य हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। इस हड़प नीति में डलहौजी ने क्या किया, भारतीय राज्यों से, देशी रियासतों से, रजवाड़ों से समझौता किया, और समझौता करने के उपरांत उनकी सुरक्षा का दायित्व लिया। अब सुरक्षा का दायित्व के बाद जब ये राज्य पूरी तरीके से, जो भारतीय देशी रियासत है वो पूरी तरीके से निर्भर हो गए ब्रिटिशर्स पे, तो उन्होंने ये कहा कि अगर किसी भी राज्य का अगर वैध उत्तराधिकारी नहीं होगा, यानी कि राजा का पुत्र नहीं होगा, तो उसका राज्य अधिग्रहित कर लिया जाएगा। उसको किसी को भी, किसी दूसरे को, उस राजा को किसी को गोद लेने का अधिकार नहीं रहेगा। ऐसा जो है डलहौजी की नीति थी, और इसी डलहौजी की नीति के कारण जो है कई राज्य ब्रिटिश शासन के अधीन अधिग्रहित कर लिए गए। 1854 तक आते आते जो जमींदारी प्रथा थी, जमींदारों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत बकाया रह गया, क्योंकि वो कर को सही तरीके से ब्रिटिश जो कोष है उसमें जमा नहीं कर पाए, तो बहुत बकाया रह गया था। ऐसे 35,000 जमींदारों पर एक कमीशन बिठाया गया, जिसको इनाम आयोग के नाम से जाना जाता है। इनाम आयोग का ये कार्य था कि भाई ये देखे कि कौन कौन ऐसे जमींदार हैं जो अभी तक अपना जो बकाया है वो नहीं चुका पा रहे हैं। तो 35,000 जो जमींदार थे उन पर जो है ये जांच आयोग बैठा, और उनमें से उन्होंने 20,000 जमींदारों की जमींदारी निरस्त कर दी गई। इस तरीके से 20,000 जमींदार एक साथ बेरोजगार हो गए, उनकी रियासतें छिन गई, है ना।
तो इस कारण भी भारतीय जनमानस का ब्रिटिश नीति के प्रति बहुत बड़ा व्यापक आक्रोश था। प्रशासन में जातिगत श्रेष्ठता का सिद्धांत या नीति इन्होंने अपनाए थे। जो प्रशासन में जो उच्च पद होते थे उसमें केवल ब्रिटिशर्स, जो अंग्रेज लोग होते थे, वही नियुक्त किए जा सकते थे, चाहे भारतीय कितना भी योग्य क्यों नहीं हो, लेकिन उसको जो है प्रशासन में उच्च पद प्राप्त नहीं होता था। इसलिए जातिगत श्रेष्ठता के आधार पर वो अपने आप को श्रेष्ठ जाति मानते थे और उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्ति नहीं देते थे। यही एक कारण भी रहा कि भारतीयों के मन में व्यापक स्तर पर जनाक्रोश था। पूर्व में कई ऐसे शासक हुए या देशी रियासतें हुई जिनको जो है, जिनकी सत्ता का अधिग्रहण ब्रिटिशर्स ने कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता का अधिग्रहण तो कर लिया था और इसके एवज में उन्होंने उनको पेंशन देना शुरू कर दिया था। ऐसे ही थे पेशवा के दत्तक पुत्र नानाजी साहब पेशवा के दत्तक पुत्र थे और इनका पेंशन जो है बंद कर दिया गया कालांतर में आकर के, क्योंकि कहा गया कि ये दत्तक पुत्र है, ये वैध पुत्र नहीं है, इसीलिए इनका पेंशन बंद कर दिया जाए। तो नाना साहब के मन में भी एक व्यापक आक्रोश था ब्रिटिश नीति के विरुद्ध। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आर्थिक कारण है 1857 की क्रांति के, अब हम चर्चा करते हैं 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण। क्या ऐसे आर्थिक कारण रहे कि भारतीयों के मन में व्यापक स्तर पर आक्रोश था और इसी के कारण 1857 की क्रांति हुई? आर्थिक कारणों में उसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। आगे हम डिस्कस करें कि ब्रिटिशर्स की जो कर व्यवस्था थी वो किस तरह की थी। इससे पूर्व में चाहे वो प्राचीन काल हो और चाहे वो मध्यकाल हो, राजा जो है भूमि का मालिक होता था और राजा भूमि की उपज के आधार पर या उर्वरकता के आधार पर अपने कर का निर्धारण करता था और जो कर की दर होती थी वो बहुत ज्यादा नहीं होती थी। लेकिन जब ब्रिटिश शासन यहां पर स्थापित हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापक स्तर पर अधिक से अधिक कर कैसे वसूला जाए, इस तरह की नीति बनाई और इसके तहत 3 नीतियां जो है इनकी बहुत महत्वपूर्ण है। ये विस्तार पूर्वक यहाँ पर नहीं बताई जा सकती, बस शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें ऐसे रही होंगी इसमें। ब्रिटिशर्स ने एक व्यवस्था थी कर व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था। भारतवर्ष के कुछ भागों में इस व्यवस्था को लागू किया। इसमें क्या कर दिया गया, जमींदार को भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया। जब जमींदार भूमि का मालिक हो गया तो उसको कहा गया कि आप कर निर्धारण कीजिए और कर निर्धारण करने के बाद 89% जो कर वसूला जाएगा वो आप ब्रिटिश कोष में जमा करेंगे और 11% जो कर का भाग होगा वो अपने लिए आप रखें, अपनी व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए वो रखें। अब इसमें कर की दर कितनी होती थी? लगभग कुल उपज का 33% कर जो है इससे वसूला जाता था। 1790 में इसको 3 साल के लिए इस कर व्यवस्था को लागू किया गया और 1793 में आकर के इसको 10 सालों के लिए और कालांतर में जाकर के इसको स्थायी रूप से लागू कर दिया गया। ये कर की दर भी बहुत बड़ी ज्यादा थी। अब ये कर की दर ज्यादा तो थी ही, इसके अलावा इस व्यवस्था में बहुत ज्यादा खामियां थी। जो जमींदार लोग थे कालांतर में जाकर के शहरों में रहना शुरू कर दिए और जहां जो इनका गांव जो क्षेत्र रहा होगा जहां पर ये जमींदार थे वहां पर इन्होंने अपने नुमाइंदे रख दिए, अपने कारिंदे रख दिए। अब ये कारिंदे जो है 33% कर के स्थान पर कहीं ज्यादा कर वसूल लेते थे ताकि वो भी अपने आप को अपना कुछ मतलब खर्च निकाल सके। जो जमींदार के जो उप जमींदार हम कह सकते हैं, जो उसके कारिंदे थे, वो कार्य करते थे और जनता का व्यापक स्तर पर शोषण करते थे। इसके अलावा जो दूसरे प्रकार की व्यवस्था थी भारतवर्ष के कुछ भागों में लागू थी, वो रैयतवाड़ी प्रथा थी। रैयत यानी कि किसान को भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया कि आप भूमि के मालिक होंगे और रैयत में कहीं कहीं पे 45 से लेकर के 55% तक कुल उपज का 45 से लेकर के 55% तक कर वसूला जाता था। यह कर की दर भी बहुत ज्यादा थी, इससे भी किसानों का शोषण हुआ। इसके अतिरिक्त महलवाड़ी व्यवस्था यानी कि महल यानी कि गांव को ही क्या कर दिया गया, एक गांव को या पर्टिकुलर जो क्षेत्र है उसमें गांव को मालिकाना हक भूमि का दे दिया गया और उसके बाद वहां से कर वसूला गया और इस कर वसूलने की दर भी 45% से लगभग 55% के आसपास ये
किसानों से इतना कर वसूला जाता था। इन कर व्यवस्थाओं ने किसानों का व्यापक स्तर पर बहुत बड़ी मात्रा में शोषण किया और इसी शोषण के कारण किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई और उनका ये ब्रिटिश व्यवस्था के प्रति अविश्वास व्याप्त हो गया। जमींदारों को इन्होंने जमींदारों को जमीन का मालिकाना हक दिया, लेकिन एक बात इसमें जमींदारों पर भी लागू हो गई कि एक निश्चित दिन में, जैसे माना कोई दिन निश्चित कर दिया गया, साल में एक दिन निश्चित कर दिया गया, उस दिन के ढलने तक आपको जितना कर कहा गया उतना कर आपको खजाने में जमा कर देना है। अगर आप नहीं कर पाए तो आपकी जमींदारी छीन ली जाएगी और कई जमींदारों को इस आधार पर जमींदारी छीनी गई कि यानी एक आध दिन अगर लेट हो गए तो उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। तो इसको सूर्यास्त का सिद्धांत कहा जाता है। किसानों के प्रति, किसानों और काश्तकारों के प्रति प्रारंभ से ही ये नीति रही ब्रिटिशर्स की कि उनको हतोत्साहित किया जाए और उनको जब अगर उनको हतोत्साहित करेंगे तो ब्रिटिशर्स जो यहाँ पर उद्योग हैं, जो और कार्य कर रहे हैं, उसमें इनको आसानी से श्रम मिल जाए। अगर यहाँ पर काम नहीं होगा, किसानी के क्षेत्र में काम नहीं होगा तो क्या, या छोटे उद्योग है वहां पर काम नहीं होगा तो ये लोग मजदूरी करेंगे और इनको सस्ता श्रम मिलेगा ब्रिटिशर्स को। ऐसी इन्होंने योजना बनाई और इस कारण जो है किसानों और काश्तकारों को हमेशा हतोत्साहित करने वाली नीति बनाई। जैसे कि भारतीय जो वस्तु है जो विदेशों में मतलब भेजी जाती थी, उस पर जो कर की दर होती थी बहुत न्यून होती थी, बहुत कम होती थी, जबकि जो विदेशों से जो चीज आती थी, जैसे इंग्लैंड से कोई चीज आती थी तो उस पर भारतीय क्षेत्र में कर बहुत ज्यादा होता था। तो इस कारण क्या था कि यहाँ पर जो भारतीय थे इनको पर्याप्त स्तर पर, कि भारतीय किसान जो छोटे उद्योग वाले थे इनको पर्याप्त स्तर पर आय नहीं हो पाती थी, सस्ता श्रम, सस्ते दरों पर इनको अपनी चीजें बेचनी होती थी। इस कारण क्या हुआ कि भारतीय जो किसान है इनकी दशा बहुत दयनीय हो गई। कोई वर्ग ऐसा था, कुछ वर्ग ऐसा था जो मध्यकाल हो या प्राचीन भारत के इतिहास में हो, वो राजाओं पर आश्रित रहता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स का शासन स्थापित हुआ तो इन्होंने इस वर्ग को अपने दरबार से निष्कासित कर दिया और किसी भी तरह की इनको कोई हेल्प नहीं की गई, इनको कुछ ऐसा व्यवसाय या कुछ ऐसा विकल्प नहीं दिया गया जिससे ये आगे की अपनी रोजी रोटी का व्यवस्था कर सके। ऐसी कोई भी चीजें इन्होंने नहीं दी, जिस कारण क्या हो गया, इनकी दशा भी बहुत दयनीय हो गई। तो ये महत्वपूर्ण आर्थिक कारण थे जिस कारण भारतीयों के मन में अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध एक व्यापक जनाक्रोश पैदा हुआ। 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण क्या क्या रहे हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हम ये जल्दी जल्दी बनाया जा रहा है ताकि बहुत बड़ा वीडियो बनने पर अपलोड होने में दिक्कत होती है और बहुत व्यापक स्तर पर आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। बस ये है कि आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाए तो बाकी हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे, है ना। लॉकडाउन में इतना विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाना थोड़ा सा समस्या है और यहाँ पर चूंकि आपको नोट्स टाइप में पढ़ा रहे हैं तो शॉर्ट फॉर्म में है। देखिए सामाजिक कारण क्या रहे 1857 की क्रांति, कैसे समाज में आक्रोश हुआ। 1813 का अधिनियम महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की छूट दी गई। ये महत्वपूर्ण कारण थे कि भारतीयों के मन में सामाजिक अविश्वास कैसे व्याप्त हुआ। इसके अलावा इसी 1813 के अधिनियम में एक बात ये कही गई, जो उत्तराधिकार का जो अधिनियम था, इसी में क्लॉज जोड़ा गया उत्तराधिकार का अधिनियम। उसमें प्रारंभ में क्या व्यवस्था थी कि जो भी हिंदू या जो भी भारतीय, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, अपना धर्म अगर परिवर्तित करता है तो उसको जो उसकी पैतृक संपत्ति होगी उसमें उसको पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं होगा, पैतृक संपत्ति में कोई भी अधिकार उसको नहीं होगा, यानी कि पिता की संपत्ति में उसको कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाएगा। लेकिन 1813 के अधिनियम में पैतृक संपत्ति के कानून में परिवर्तन किया गया और उसमें कहा गया कि जो भी अपने धर्म में परिवर्तन करता है, माना हिंदू है तो मुस्लिम बन जाता है, मुस्लिम है तो ईसाई बन जाता है या हिंदू ईसाई बन जाता है, अगर वो धर्म परिवर्तित करता है तो वो अपने पिता की संपत्ति में अधिकार रखेगा।
ऐसा अधिनियम जो है इस समय लागू किया गया, जिससे भारतीयों के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति थोड़ी सी आशंका पैदा होने लग गई। जो भारतीय पुरातन परंपराएं थी जिसमें भारतीयों को गर्व था, ऐसी परंपराओं को प्रतिबंधित कर दिया गया। ब्रिटिश अधिनियम मतलब बना करके, ब्रिटिशर्स ने अधिनियम बना करके, कानून बना करके जो भारतीय रीति रिवाज थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसमें महत्वपूर्ण है सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, इस पर प्रतिबंध लगाया गया। ऐसा नहीं है कि जो भारतीय जो सामान्य जनमानस है इसी ने ही इस बात का विरोध किया, बल्कि भारतीय जो बौद्धिक वर्ग था उसने भी इसका व्यापक स्तर पर विरोध किया कि ये हमारे जो सामाजिक परंपराएं, इसमें बेमतलब का ब्रिटिश इंटरफेरेंस है, ब्रिटिश हस्तक्षेप है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो है समाज के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति शंका और घृणा का भाव व्याप्त हो गया। जेलों में रसोई की जो व्यवस्था थी, पहले तो केवल ब्राह्मण वर्ग ही जेलों में रसोई का काम करता था, वो खाना बना सकता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई कि कोई भी वर्ग जो है, कोई भी जाति का व्यक्ति ब्रिटिश जो जेल है उसमें रसोई घर में खाना बना सकता है। इसमें एक प्रकरण भी है जो सामाजिक जो कारण है 1857 की क्रांति में, जो सामाजिक कारण एक महत्वपूर्ण प्रकरण है जो मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा था और इसमें इस नोट्स में भी ऐड करना चाह रहा था। एक सीताराम जो सैनिक है अवध का, वो जब ब्रिटिशर्स ये नियम बनाते हैं कि जो भारतीय सैनिक होंगे वो भारतीय सीमा से बाहर भी जाकर के युद्ध लड़ेंगे और युद्ध करने के लिए जाएंगे। पहले ब्रिटिश सेना में भर्ती होना एक बड़ा सम्मान का सूचक माना जाता था, पूरे गांव में उसकी प्रतिष्ठा होती थी। लेकिन सीताराम का ब्रिटिश सेना में होना उसके लिए अभिशाप हो गया। जब ये अफगानिस्तान से युद्ध करके वापस लौटा, अपने गांव गया, तो उसको गांव से ही निष्कासित कर दिया गया और गांव के बाहर एक स्थान दिया गया जहां पर वो रहे, खाना पीना भी वो अपना ही बनाए, गांव के लोगों ने उसको गांव की सीमा में आने नहीं दिया। तो जो पहले एक प्रतिष्ठा की बात हुआ करती थी, वही जो सीताराम सैनिक है उसके लिए अभिशाप हो गया, वो अपने घर वालों से भी नहीं मिल पाए। तो ये अनेक सामाजिक ऐसे कारण थे जिससे ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय जनमानस के मन में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति, ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के प्रति एक व्यापक आक्रोश पैदा किया। 1857 की क्रांति में जो अगला जो कारण है वो सैन्य कारण है, महत्वपूर्ण कारण सैन्य कारण है। क्या ऐसे कारण रहे जिसने सेना को अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए बाधित किया, इन पर हम चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण कारण, इसके अतिरिक्त बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम यहाँ पर की चर्चा केवल उन्हीं महत्वपूर्ण कारणों की कर रहे हैं जो युक्त संगत भी है और जो समराइज फॉर्म में भी है। 1806 का वेल्लूर विद्रोह, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, थोड़ा सा व्यापक स्तर पर चर्चा करते हैं। 1806 में सैन्य अधिनियम बनाया गया, उसमें कहा गया कि जो सैनिक हैं, जो धार्मिक प्रतीक को धारण करते सेना में रहते, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया। जैसे हिंदू जो है सेना में रहते हुए टीका लगाते थे, मुस्लिम दाढ़ी रखते थे या सर पे पगड़ी धारण करते थे, इन सभी तरह के जो धार्मिक प्रतीक है उनको प्रतिबंधित कर दिया गया और कहा गया कि अब इनके स्थान पर जो ब्रिटिश प्रतीक है, यानी कि पगड़ी के स्थान पर वो ब्रिटिश हैट को धारण करेंगे और उस हैट पर जो ब्रिटिश क्राउन का जो ब्रिटिश जो सेना का जो निशान होता था, उस निशान को उस पर अंकित करेंगे और वो निशान जिस पर अंकित किया जाएगा वो चमड़े का एक टुकड़ा होगा। उस चमड़े के टुकड़े पर वो निशान अंकित किया जाता था और उस निशान को उस जो हैट है ब्रिटिश सेना की उस पर धारण करना होता था। अब कुछ जगह यह चर्चा चली कि जो वो टुकड़ा है जिस पर ब्रिटिश शासन का निशान बना हुआ है, वो टुकड़ा बेसिकली चमड़े का है और वो चमड़ा जो है गाय का भी हो सकता है, सुअर का भी हो सकता है, ऐसी अफवाह थी, जिस कारण सैनिकों ने 1806 में विद्रोह कर दिया कि हम इसको धारण नहीं करेंगे, हम अपने धार्मिक प्रतीकों का अनुपालन करेंगे।
लेकिन यहां पर ये विद्रोह हो गया जब ब्रिटिश जो नीति आई उसके खिलाफ। भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिक का जो वेतन होता था उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में डिफरेंस था। जो भारतीय सैनिक होते थे उनका वेतन 7 रुपए और उसी पद पर कार्यरत जो ब्रिटिश सैनिक होता था उसका वेतन 23 रुपए। तो वेतन में इतनी बड़ी विसंगति ये भारतीय सैनिकों के आक्रोश का कारण थी। इसके अतिरिक्त जो पदोन्नति होती थी इसमें भारतीय सैनिकों को उतनी पदोन्नति नहीं मिलती थी जितनी ब्रिटिश सैनिकों को मिलती थी। यानी कि ब्रिटिश सैनिक जल्दी जल्दी उनको पदोन्नति मिलती थी, जबकि भारतीय सैनिकों को पदोन्नति से वंचित किया गया और उच्च पदों पर भारतीय सैनिक नियुक्त नहीं हो सकते थे। यह भी ऐसा नियम रहा जिसके खिलाफ जो है भारतीय सैनिकों के मन में एक व्यापक असंतोष था। 1854 का डाक विधेयक भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाएगा, जिसमें अनेक अधिनियमों के साथ एक अधिनियम ये बना दिया गया कि जो सैनिक पहले फ्री में अपना पत्र व्यवहार करते थे, अब उनको अपने पत्र व्यवहार करने के लिए 2 पैसा शुल्क देना पड़ेगा। अब चूंकि वेतन कम है और अगर पत्र के लिए 2 पैसा माना 10 पत्र लिखते हैं तो 1 रुपए एक महीने में उनका वेतन से कट जाएगा या वेतन का वो हिस्सा जो है यहाँ पर खर्च हो जाएगा। तो ये सैनिकों के लिए असंतोष की बात थी और इसीलिए यहाँ पर ब्रिटिश जो नीतियां थे उसके प्रति सैनिकों का जबरदस्त भाव विद्रोह का व्याप्त हो गया। 1856 में कुशासन के आधार पर अवध का विलय किया गया। इससे पूर्व में ऐसा कोई आधार था नहीं और वाजिद अली शाह के साम्राज्य को कहा गया कि यह शासक अवध में शासन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसके शासन में अवध में बहुत अव्यवस्थाएं हैं और इसी आधार पर 1856 में अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया गया। जो ब्रिटिश सैनिक होते थे उसमें बहुत बड़ी मात्रा में अवध प्रांत के सैनिक आते थे। अवध प्रांत के सैनिक ये मानते थे कि जो हमारा जो क्षेत्र है या हमारा जो राष्ट्र है वो अभी गुलाम नहीं है, यानी कि वो ब्रिटिशर्स के अधीन नहीं है। लेकिन 1856 में जब अवध का भी विलय कर दिया गया तो सैनिकों के मन में ये रहा कि अब तो हमारा प्रांत भी ब्रिटिश सेना के अधीन आ गए, यानी कि हम भी अंग्रेजों के गुलाम हो गए। ऐसा भारतीय सेना का अगर हम उस समय का स्ट्रक्चर देखें तो 2,38,000 करीब भारतीय सैनिक होते थे और 45,000 करीब ब्रिटिश सैनिक थे। तो अगर अनुपात की दृष्टि से देखा जाए तो 5:1 का रेशियो था इस समय भारतीय सेना में। तो इतनी बड़ी मात्रा में जब भारतीय सैनिकों के मन में ब्रिटिश की जो ये नीतियां थी उनके खिलाफ आक्रोश आना शुरू हो गया। इसके बाद ये जो सारे कारण थे इन्होंने एक बारूद के ढेर का जैसा निर्माण किया और उसी बारूद के ढेर में अब एक चिंगारी की जरूरत थी और वो चिंगारी तात्कालिक कारण के रूप में हम आगे पढ़ेंगे। जो तात्कालिक कारण था उस कारण के संबंध में कुछ तो कहते हैं कि अफवाह थी। इसमें कई अफवाह कारक जो है इसमें महत्वपूर्ण रहे हैं। तात्कालिक कारणों में कुछ अफवाह जो है बहुत महत्वपूर्ण रही है। तात्कालिक कारण क्या थे इसके संबंध में फ्लो चार्ट के माध्यम से हम 2 कारणों को देखते हैं। एक कारण को कहते हैं हड्डी मिश्रित आटा और दूसरा कारण है चर्बी लगे कारतूस। ये 2 कारण तात्कालिक कारणों में माने जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है
अफवाह हो या कुछ भी हो, उस समय की परिस्थिति में ये कहा गया कि ब्रिटिशर्स जो आटा बनाने वाली जो मिल्स है, इन्होंने भारतीय जो कसाई हैं उनसे एक समझौता कर लिया है, और वो जो पशु की मांस बेचने के बाद जो हड्डियां उनके पास बच जाती थी, उन हड्डियों को ये मिल मालिक, जो अंग्रेज मिल मालिक है, ये खरीद लेते थे और उसके बाद उसको पिसवा करके आटे में मिला करके उसको बेचते थे। एक बात तो ये थी, लेकिन इस कारणों को, इस तात्कालिक कारण को बहुत कम लोग जो है, अधिकतर लोग अफवाह ही मानते हैं, बहुत कम लोग इसको मान्यता देते हैं। लेकिन चर्बी लगे जो कारतूस का कारण है, ये एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है तात्कालिक कारणों में। हुआ क्या कि इससे पूर्व जो ब्रिटिश सैनिक थे वो ब्राउन बेस बंदूकों का इस्तेमाल करते थे, जिसमें हाथ से बारूद भरा जाता था बंदूक में और हाथ से ही छर्रे भरे जाते थे और तत्पश्चात उसका उपयोग किया जाता था। इस ब्राउन बेस के स्थान पर तकनीकी परिवर्तन आया और एनफील्ड राइफलों का उपयोग ब्रिटिश सैनिक करने लगे। एनफील्ड राइफल में क्या होता था, एक कारतूस आता था जिसमें ऑलरेडी बारूद और जो छर्रे हैं वो भरे होते थे, और उसको मुंह से काटने के बाद, दांत से काटने के बाद उसको जो है बंदूक में भरा जाता था और उसके बाद उसका उपयोग किया जाता था। अब मंगल पांडे के संबंध में मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। ये खबर जो है तेजी से फैली और ब्रिटिश छावनियां, जहां ब्रिटिश सैन्य छावनियां हैं वहां पर ये खबर लोगों तक पहुंचने लगी और इसकी सत्यता भी प्रमाणित हो गई कि जो ये कारतूस है, इस पर ऊपरी भाग जिसको दांत से काटा जाना है, इस पर ग्रीस लगाई जाती थी ताकि उस पर चिकनाई रहे, जंग ना पड़े। अब उस भाग को दांत से काटना होता था और इस पे ग्रीस लगा होता था। कहते ये बाद में प्रमाणित भी हुआ कि उस ग्रीस का उपयोग, उस ग्रीस को बनाने में, चाहे वो जानवर हो, कोई भी हो, चाहे सुअर हो चाहे गाय हो, उसकी चर्बी का उपयोग किया जाता था और वो उस ग्रीस को उसी के माध्यम से बनाया जाता था। तो इस बात पर सैनिकों में व्यापक विद्रोह हो गया और जैसे मैंने इससे पहले पूर्व में के वीडियो में बताया है कि मेरठ छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने इसका उपयोग करने से मना कर दिया और उन सैनिकों को बंदी बना दिया गया। और बंदी बनाने के बाद वो 85 सैनिक थे, 85 सैनिक थे, उनको तोप से उड़ाने का ऑर्डर दे दिया गया और 10 मई 1857 को इसी मेरठ छावनी के अन्य सैनिकों ने अपने जो साथी थे जिनको सजा मिली थी उनको छुड़ाते हुए विद्रोह का आगाज कर दिया। अब आगे के जो बिंदु है फ्लो चार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस विद्रोह का 1857 की क्रांति का परिणाम क्या रहा। 1857 की क्रांति के क्या परिणाम रहे, थोड़ा सा बिंदुवार रूप में मैं आपको बता देता हूं। इससे पहले जैसा कि विदित है आप लोगों को कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का 1857 की क्रांति के बाद अंत हो गया और उसके स्थान पर ब्रिटिश शासन की, ब्रिटिश क्राउन के शासन की स्थापना हुई, यानी कि ब्रिटिश जो क्राउन है उनका शासन यहां पर स्थापित हो गया। कालांतर में अब इस ब्रिटिश क्राउन ने जो कंपनी की नीति थी उसमें व्यापक स्तर पर परिवर्तन किया और जो डलहौजी या वेलेजली या कोई भी अन्य जो नीति है, जो भारतीय राज्यों को अधिग्रहित करने की जो नीति है उसको परित्याग करने का निर्णय लिया गया। अर्थात कहा गया कि आगे हम भारतीय राज्यों को अधिग्रहित नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने सामाजिक कारणों में बताया था कि भारतीय समाज में हस्तक्षेप की नीति ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में थी। यहां पर क्राउन के शासन में यह निर्णय लिया गया कि अब जो है भारतीय समाज के कोई भी मूल्य हैं, जो परंपराएं हैं, उसमें अनावश्यक रूप से कोई भी हस्तक्षेप न किया जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया है इससे पहले कि 2,38,000 के आसपास भारतीय सैनिक और 45,000 के आसपास ब्रिटिश सैनिक मिलकर के कंपनी की सेना बनती थी। पील कमीशन का गठन किया गया और कहा गया कि इसमें भारतीय जो सेना है उसका जो रेशियो है, औसत है, उसको कम कर दिया जाए। तो पहले जो औसत बैठता था, पहले जो पील कमीशन से पहले जो औसत बैठ रहा था वो था 5:1
और अब इस अनुपात को खत्म करके नया पुनर्गठन किया गया और 2:1 कर दिया गया। अर्थात भारतीयों की अब सेना में जो ब्रिटिश सेना होगी उसमें 2 अनुपात होगा और अंग्रेजी सेनाओं का जो ब्रिटिश सैनिक है उनका 1 अनुपात होगा। इस घटना के बाद 1857 की क्रांति के बाद जो भारतीय राज्य है और भारतीय जनमानस है तथा ब्रिटिश जो शासन है उसके बीच अविश्वास व्यापक स्तर पर व्याप्त हो गया। बहुत बड़ी मात्रा में अविश्वास व्याप्त हो गया। अब जो है ना पूरी तरीके से भारतीय अंग्रेजों पर ट्रस्ट कर सकते थे, विश्वास करते थे, और ना ही अंग्रेज जो है पूरी तरीके से भारतीयों पर विश्वास कर सकते थे। इस क्रांति के बाद ये परिणाम हुआ। इसके परिणाम स्वरूप जो हिंदू मुस्लिम एकता है, जिसने 1857 की क्रांति पे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, हिंदू मुसलमान दोनों ही वर्ग जो है सम्मिलित रूप से मिल करके इन्होंने अंग्रेजों का सामना किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। इस विद्रोह में जो हिंदू मुस्लिम एकता है, अंग्रेजों ने अब एक नीति बनाई कि उस किसी तरीके से ये इनके प्रकार हिंदू और मुसलमानों की जो एकता है उसमें फूट डाली जाए और बांटो और राज करो की जो ब्रिटिश नीति है वो 1857 की क्रांति के बाद शुरू होती है। भारतीय पूर्व में जो कंपनी का जो निदेशक मंडल है वो भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण लगाता था। अब जो है क्राउन का शासन स्थापित होने पर ब्रिटेन में एक भारत सचिव का पद सृजित किया गया और भारतीय संबंधी समस्त मामले इसी भारत सचिव के कार्यालय में अब संपादित किए जाएंगे। इसके लिए अलग विभाग स्थापित कर दिया गया, भारत सचिव का पद भी सृजित किया गया जो भारतीय मामलों को अब अलग से देखेगा। तो ये परिणाम थे 1857 के महत्वपूर्ण। अब जो है असफलता के क्या कारण है उस पर हम डिस्कस करते हैं। 1857 की क्रांति असफल क्यों रही, यह बड़ा रोचक विषय है और इतिहासकारों में वर्तमान में भी यह अपनी रोचकता कायम किए हुए है। अनेक इतिहासकार अनेक कारण इसके बताते हैं। कुछ हमने भी कुछ कारणों को अवलोकन करने का प्रयास किया है, जिसमें से कुछ कारणों को हम आपको बताएंगे भी। 1857 की क्रांति के असफल होने के क्या कारण रहे? पहला कारण, विद्रोह व्यापक नहीं हो पाया। जैसे कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राष्ट्रीय विद्रोह है, लेकिन यह राष्ट्रीय नहीं हो पाया, बल्कि उत्तर भारत के कुछ सीमित क्षेत्रफल पर ही यह रह गया। बंगाल में इसका कोई प्रभाव नहीं रहा, पंजाब में इसका कोई प्रभाव नहीं रहा, उड़ीसा में इसका कोई प्रभाव नहीं रहा, कश्मीर में इसका कोई प्रभाव नहीं रहा और लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत इसके प्रभावों से अछूता रहा। अगर छोटी मोटी कोई घटनाएं छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरा दक्षिण भारत 1857 की क्रांति के प्रभावों से अछूता रहा, यानी कि यहां पर कुछ पता ही नहीं चला। इसके अतिरिक्त भारतीयों का पूर्ण सहयोग न मिलना, ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि जो उत्तर भारत के लोग भी इससे जुड़े, उसमें भी सभी लोग एक नहीं हो पाए। जैसे जो रजवाड़े थे उनके अपने इंटरेस्ट थे, इस कारण उन्होंने 1857 की क्रांति में प्रतिभाग नहीं किया। जमींदार कार्नवालिस ने जो व्यवस्था स्थापित की थी, जमींदारी व्यवस्था, इस व्यवस्था में के जो अब उसका फल उनको इस समय प्राप्त हुआ कि 1857 की क्रांति में जमींदारों ने बांध का जैसा काम किया। अर्थात अगर जमींदार नहीं होते तो ऐसा हो सकता था कि 1857 की क्रांति सफल हो जाए, यानी कि जमींदारों ने 1857 की क्रांति को रोकने का प्रयास किया। जो शिक्षित वर्ग है वो 1857 की क्रांति के प्रति उदासीन रहा, उन्होंने कोई भी अपना स्टैंड नहीं लिया और 1857 की क्रांति में इनका भी कोई योगदान नहीं रहा। एक महत्वपूर्ण कारण योग्य नेतृत्व का अभाव ही है। 70 वर्ष की आयु वाले बहादुर शाह जफर से अगर नेतृत्व के लिए कहना तो कहीं ना कहीं रणनीतिक धूल ये रही है कि बहादुर शाह जफर को नेतृत्व करने के लिए कहा गया, जो 70 साल की अवस्था में, और वो खुद जो है जब सैनिक उसके महल की ओर बढ़ रहे थे तो अंग्रेजों से
सहायता के लिए कह रहा था कि मेरी सहायता करो, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व प्रदान करना ये सबसे बड़ी भूल रही, रणनीतिक भूल थी 1857 की क्रांति में। उद्देश्यों में भी भ्रम था। जो जैसे झांसी है, लखनऊ है, और भी जो रजवाड़े हैं, ये अपने उद्देश्यों के लिए लड़ रहे थे। इसके अतिरिक्त सैनिक थे, वो अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे, और भी वर्ग थे सब जो उसमें प्रतिभाग कर रहे थे, उनके अपने अपने इंटरेस्ट रहे, जिस कारण 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाई। इसको इस तरीके से भी देखना इतिहासकारों का ही मत है ये, और इसको ऐसे देखना थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि उस समय एक राष्ट्र की भावना तो थी नहीं, है ना। तो ये जो बातें हैं, जो इतिहासकार कह रहे हैं कि उद्देश्यों में भ्रम था, यह युक्ति संगत नहीं प्रतीत होता है। संसाधनों का अभाव, जो भारतीय थे उनके पास संसाधनों का अभाव था, वो तीर तलवारों और भालों से लड़ रहे थे, जबकि जो ब्रिटिशर्स थे वो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बंदूक है, तोपें हैं, इनका उपयोग व्यापक स्तर पर कर रहे थे। ये भी असफलता एक महत्वपूर्ण कारण है। जैसे मैंने कहा कि भारतीयों के पास योग्य नेतृत्व का अभाव था और अंग्रेजों के पास योग्य नेतृत्व की भरमार थी। उनके सेनापति ऐसे ऐसे थे जिन्होंने जो है विश्व के युद्धों में बहुत बड़ी बड़ी विजय हासिल की है। तो ऐसे सैनिक, ऐसे सेनापति जो है इस समय भारतीय क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे थे। परिस्थितियों का अंग्रेजों के अनुकूल होना, विश्व में उस समय चीन